हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओडिशा में एक साइक्लोन आया था जो कि 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया था, और वो साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1999 को। ठीक है। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 मेकिंग 7 लाख पीपुल होमलेस, जिसमें से कि 45,000 के लगभग और 7 लाख पीपुल जो है वो बेघर हो गए थे। ठीक है। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर ए सेकेंड साइक्लोन विथ स्पीड वाइंड स्पीड उसका 260 किलोमीटर पर आवर था, जो कि उड़ीसा में फिर से आया था। इट वॉज एकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। इसमें जो वाटर वेव हुआ था ना, वो 9 मीटर ऊंचाई तक हुआ था। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल लॉस्ट देयर लाइफ, जिसमें कि हजारों लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा था। प्रॉपर्टी वर्थ क्रॉसेस ऑफ रुपीज़ वर डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो गए थे। मतलब साइक्लोन जब भी आता है तो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है साइक्लोन। बट वाट आर साइक्लोन, हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये एक क्वेश्चन है जो कि सबके मन में आता होगा कि ये साइक्लोन होता क्या है और ये बनता क्या है, और ये इतना भयानक क्यों होता है, इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द वाइंड। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें, ये चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है कि जो बहती हुई हवा है उसको क्या, मूविंग एयर जो है उसको वाइंड कहा जाता है। ठीक है। एक एक्टिविटी दिया है इसमें, कह रहा एयर एक्सर्ट प्रेशर। एग्जैक्टली हम लोग पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हवा जो है वो दबाव डालती है ना। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक ए टीन कैन विथ ए लीड। एक टीन कैन लेने के लिए बोल रहा है जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। इसमें आधा पानी भरना है। हिट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम। अब इस वो जो कैन हमने लिया है ना, उसमें जो आधा पानी भरा है उसको एक कैंडल के फ्लेम पे गर्म करना है, उसको बॉयल करना है। उसके बाद जब कुछ देर तक बॉयल होते जाएगा, उसके बाद ब्लो आउट द कैंडल। कैंडल को क्या करना है, बुझा देना है। इमीडिएटली पुट द लीड लाइटली ऑन द कैन। उसके बाद उस कैन के ऊपर ढक्कन लगा देना है। वी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, क्योंकि कैन हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है, तो आपको केयरफुल रहना होगा। पुट द कैन केयरफुली इन ए सैलो मेटालिक वेसल और ए वाश बेसिन। अब उसको वाश बेसिन में या एक मेटालिक वेसल में उस कैन को डाल दो। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब उस कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डालो। व्हाट हैपेंड, द शेप ऑफ द कैन। उस जो कैन है उसके शेप में क्या हो रहा है आप देखो। ठीक है। यहाँ पे देखो 8.2 में दिखा रहा है कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड। कैन क्या हो रहा है, पिचक गया है चारों साइड से, है ना। यू कैन गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्या आप बता सकते हो कि इसका जो शेप है वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? अगर आपके पास कैन ना हो तो आप प्लास्टिक के बॉटल के साथ ऐसा कर सकते हो। ठीक है। ये एक्टिविटी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग घर पे ज़रूर करना। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेज व्हेन यू फ्लाई ए काइट। अब कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करो, जैसे कि आप कभी पतंग उड़ा रहे हो। डज द वाइंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। जब आपके पीछे से हवा चलती है तो क्या वो आपको हेल्प करती है पतंग उड़ाने में? एग्जैक्टली। इफ़ यू आर इन ए बोट, कभी नाव पे बैठे हो आप, इट इज़ ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ वाइंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। अगर पीछे से हवा चलती है तो वो ईजी होता है, नाव खेना नहीं पड़ता है, आराम से नाव आगे बढ़ते रहता है। यही चीज़ साइकिल के साथ भी होता है कि जब आप साइकिल राइडिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम पे जैसे कि यहाँ पे आप हो, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप हो, साइकिल राइडिंग कर रहे हो इस डायरेक्शन में। ठीक है। पीछे से अगर हवा आती है ना तो क्या करेगी, आपको प्रेशर पेडल पे कम मारना पड़ेगा और इजी वे में साइकिल आगे बढ़ती चली जाएगी, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रूफ करती हैं कि हवा जो है वो क्या करती है, प्रेशर देती है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि हाई स्पीड वाइंड्स आर एक्कम्पेंड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। अगर बहुत तेज स्पीड से हवा आ रहा है तो वो एयर प्रेशर को कम कर देती है। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। कह रहा है कि एक छोटे जो कागज़ का टुकड़ा है उसको लो, उसको क्रम्बल करो, ऐसे नीचो मचोड़ दो, ऐसे क्रम्बल करना है, स्क्वीज करना है,
और उसका जो एक एम्प्टी बॉटल जैसे कि यहाँ पे लिया, उसका ये ढक्कन जो मुंह है बॉटल का, उसके ऊपर वो पेपर डाल देना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब इस बॉल को इस बॉटल में डालने की कोशिश करो। ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल ऑफ डिफरेंट। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट साइज का जो बॉटल है उसको लेकर के ये एक्टिविटी करने की कोशिश करो और अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा करने के लिए बोलो। द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इन टू द बॉटल। पहेली एंड बोझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इन टू द बॉटल। जब आप उस पेपर बॉल को बॉटल में डालोगे तो वो नहीं जाएगा आसानी से। अब पहेली सोच रही है और बूझो सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। वो आराम से पेपर का जो बॉल है उसे जब ब्लो किया गया, हवा दिया गया उसके बैक साइड से, तो वो अंदर क्यों नहीं गया, है ना। तो अभी एक बलून के साथ एक्टिविटी किया हुआ है। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के 2 बलून्स लेने हैं। अब उसमें हवा भरनी है, ठीक है। ब्लो बोथ बैलून्स एंड टाई। एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है और उसके जैसे कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसके दोनों साइड में 2 बैलून जो कि हवा भरा हुआ है उसको ऐसे टांग देना है, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। ब्लो द स्पेस बिटवीन द बैलून्स। अब ये इसके बीच में जो स्पेस है उसमें ब्लो करना है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट हैपेंस, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। अब ये एक्टिविटी करनी है आपको, ठीक है। तो बीच से अगर ब्लो करेंगे एयर को तो एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ हाँ चलिए। तो बीच से अगर ब्लो करेंगे तो दोनों बलून जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी भी दिया हुआ है, इसमें करा है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड फॉर फिंगर एज सोन इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। 8 पॉइंट, एक सेकेंड 8 पॉइंट किस में कह रहा है, 5 में। एक्टिविटी 8.5 वेयर इज फिगर 8.5, हाँ यहाँ पे देखो ये है। इसमें देखो क्या कर रहा है, ये ब्लो कर रहा है। इसमें ऐसे पकड़ के रखा हुआ है तो ये पूरा पेपर का जो स्ट्रिप है वो सीधा है, बट इसमें क्या कर रहा है, यहाँ इस पिक्चर में उसको ब्लो कर रहा है तो देखो ये वेव कर रहा है ना। तो ये ढेर सारी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज है जिसमें आपको एयर प्रेशर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है, हाँ, in activity 8.3 you saw that when you blew between the balloons they moved towards each other। तो हमने अभी भी बताया कि जब बैलून को हवा देंगे बीच से, दो एक डंटी पे जो 2 बैलून हमने टांगा है हवा भर के, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेयर समवन रिड्यूस्ड। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड then push them outward and other। तो एक्टिविटी 8.4 में वही किया है। पेपर का स्ट्रिप है, उसे जब ब्लो किया जाता है तो वो वेविंग करने लगता है, और जब ब्लो नहीं किया जाता तो ऐसे वो अपने नॉर्मल कंडीशन में रहता है। वी सी दैट द इंक्रीज वाइंड स्पीड इज इंडीड अकम्पेंड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। तो हमने देखा कि जब हम लोग स्पीड जो वाइंड का है उसको इंक्रीज करते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जब इंक्रीज किया जाता है स्पीड को तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ हाई स्पीड वाइंड ब्लू ओवर द रोप्स ऑफ बिल्डिंग। क्या आपने सोचा है कि कभी घर की जो छत है ऊपर से हाई स्पीड की हवा चले तो क्या होगा। इफ द रूफ्स वेर वीक, अगर छत कमजोर हो तो वो उसको लेकर के उड़ा करके ले जाती है ना। जैसे फूस वगैरह का घर देखते हो लकड़ी वगैरह का बना हुआ, तो कभी कभी जब तेज हवा चलती है, हवा नहीं उसको आंधी बोल सकते हो, तो वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो उसको उड़ा करके ले जाते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। तो हवा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलती है, हाई प्रेशर वाला जो रीजन है उससे लो प्रेशर वाले रीजन के तरफ हवा चलती है, मूव करती है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब दिया है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ये तो हम लोग को भी पता है कि हवा जो है वो गर्म करने पे फैलती है। कैसे, वो एक एक्टिविटी के दौरान मैं बता दूं। जैसे कि यहाँ पे आपने एक मोमबत्ती जला के रखा है या कोई भी लाइटनिंग कर रखी है, तो इसके जो आसपास की हवाएं, ये जहाँ पे ये एग्जैक्ट रखा हुआ है
वो हवा गर्म होगी और ऊपर उठ जाएगी और फिर आसपास की हवाएं जो है उस जगह को भरने के लिए आ जाती है, फिर वो भी गर्म होती है और वो भी ऊपर उठ जाती है ना। जैसे कि मोमबत्ती का जलना जो है इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है कि जब मोमबत्ती को जलते हैं तो उसकी लौ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों होती है, नीचे की तरफ क्यों नहीं होती है। तो उसका यही रीज़न है कि हवा जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, फिर से एक एक्टिविटी दिया है, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑन द सेम साइज, हैंग इट 2 बैग्स। यहाँ पे देखो 2 बैग्स को, पेपर का बैग है, इसे ऐसे करके हैंग किया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या करने को बोल रहा है। नीचे देखो, नीचे से ये मोमबत्ती जला के रखा है तो इसको हैंग किया हुआ है एक को। तो ये गेस इसमें ये करना है कि ये जो 2 पेपर है जिसके नीचे मोमबत्ती जली हुई है वो क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है ना, और जिसके नीचे मोमबत्ती नहीं जली हुई है वो नीचे ही है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि यहाँ की हवा जो है ये गर्म हो रही है, इस वजह से ये पेपर बैग जो है ये ऊपर उठ रहा है। तो यही एक्टिविटी में दिखाने का यही रीज़न है कि हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। ठीक है, द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि वार्म एयर जो होता है वो कोल्ड एयर की अपेक्षा हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, वाइन करेंट्स एंड जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। वाइन करंट जो जनरेट होता है वो पृथ्वी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उस टाइम पे, तो उसको देखते हैं ये सिचुएशन क्या क्या होता है। फर्स्ट है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। जब इक्वेटर एंड पोल के पास जो अनइवन हीटिंग होता है अर्थ पे तो क्या होता है। यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि वैसे रीजन्स जो कि इक्वेटर के आसपास रहते हैं वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट मिलती है उस क्षेत्र को। तो द एयर इन दिस रीजन्स गेट्स वार्म, चूंकि वहाँ मैक्सिमम सनलाइट मिलती है तो वो क्षेत्र जो होगा वो काफ़ी गर्म हवा वाला क्षेत्र होगा। द वार्म एयर राइज, अब हवा गर्म हुई तो वो राइज करेगा एंड द कूलर एयर क्या करेगा, उस जगह को भरने के लिए आएगा। अभी अभी जो हमने ऊपर बताया था वही चीज़ यहाँ पे है। In the 0 to 30 degrees altitude belt and their side of the equator moves in. These winds blow from the north and the south towards the equator. अब जो इक्वेटर है दैट मीन्स यहाँ इक्वेटर है तो नॉर्थ साउथ में क्या होगा, वो हवा ब्लो होगी, है ना। एट द पोल द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होगी। ठीक है, द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड राइजेज। अब जो इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ से वार्म एयर क्या होगा, राइज करेगा और कोल्ड वाइंड जो होगा पोलर रीजन से उस जगह को भरने के लिए आएगा। जैसे कि ये इक्वेटर है, यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी और जो पोलर रीजन से हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, उस जगह को भरने के लिए आ जाएंगी, है ना। द winds would have flow in the north south direction from north to south। तो इस तरह से हवा किस डायरेक्शन में चलेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, ए चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब पृथ्वी रोटेट करेगा तो उस टाइम में ये डायरेक्शन में कभी कभी चेंज हो सकता है। सेकेंड है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव रीड अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। एग्जैक्टली हमने चैप्टर 4 में सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज पढ़ रखा है, उसी के टॉपिक से रिलेटेड ये है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स। समर सीजन में इक्वेटर के आसपास की जो जमीन वाली जगह है, लैंड एरिया है, वो गर्म होता है फास्टर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर दैन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। तो मोस्टली जो टेम्परेचर होता है लैंड एरिया का वो ओशन एरिया की अपेक्षा ज़्यादा हायर रहता है। कहाँ, इक्वेटर पे। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। तो अब लैंड की जो का जो एयर है वो क्या होगा, गर्म होगा और ऊपर उठेगा। दिस कॉज द वाइंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड द लैंड। इस तरह से हवा क्या होगा, ओशन से, ये ओशन है ये लैंड है, तो इधर से इधर की तरफ हवा चलेगी क्योंकि ये एरिया काफ़ी गर्म रहता है लैंड वाला, तो यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी। तो जाहिर सी बात है ओशन की जो ठंडी हवाएं हैं उस जगह को भरने के लिए इधर आएंगी, तो हवा का जो डायरेक्शन है ओशन टू लैंड होगा। और विंटर सीजन में द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड फ्लो गेट्स रिवर्स। विंटर सीजन में क्या होगा, वाइंड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स पहले आ रहा था लैंड, ये ओशन है तो इधर से इधर आ रहा था समर सीजन में, और जो विंटर सीजन आएगा तो ये हवा का डायरेक्शन इधर से इधर आएगा। दैट मीन्स लैंड टू ओशन हो जाएगा। द वाइंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेंज। अब वाइंड जो ओशन से आता है वो अपने साथ ना वाटर एंड रेन, पानी लेकर के आता है, जिस वजह से भारी बारिश होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल का भी एक पार्ट है।
द मानसून वाइंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। जब मानसून का सीजन आता है उस टाइम में क्या होता है, हवाएं अपने साथ बारिश पानी लेकर के आती हैं जिससे बारिश होती है। क्लाउड ब्रिंग्स रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। तो बादल की वजह से बारिश होती है तो हम लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फार्मर्स तो एग्जैक्टली वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज उनके क्रॉप के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है ना। यहाँ पे एक सॉन्ग है जो कि बारिश के टाइम पे मोस्टली लोग गाते हैं, ये आपके लिए दिया हुआ है, रोरिंग क्लाउड अक्रॉस द स्काई। ये सॉन्ग आप लोग खुद से पढ़ना, मोस्टली ये चैप्टर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सॉन्ग वगैरह, है ना। However, it is not always a happy ending. Rain often create problems. चूंकि बारिश है भाई, गीत भी लोग गा रहे हैं, खुशी हो से झूम रहे हैं, किसान वगैरह बहुत खुश हैं, बट ऑलवेज ये खुशी का ही कारण नहीं होता है। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। कभी कभी बारिश जो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है ना। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपके साथ जो जो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने से प्रॉब्लम्स होती है उसे इनलिस्टेड करो अपने टीचर एंड पेरेंट्स की हेल्प से। ये आप एक्टिविटी करोगे, ठीक है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ये बारिश से जुड़ा हुआ सिचुएशन है और इस दोनों के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दो पिक्चर दिया हुआ है, उसको देखते हैं। एक है अनइवन हिटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेटेड मानसून वाइंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो समर सीजन का यहाँ पे वाइंड डायरेक्शन दिखा रहा है और नॉर्थस ये विंटर सीजन का यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स की तरफ। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट। थंडर स्टॉर्म जो होता है वो गर्मी के सीजन में होता है। हॉट ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली, इंडिया में ऐसे एरियाज काफ़ी ज़्यादा हैं तो वहाँ पे होता है, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड। चूँकि टेम्परेचर राइज होगा तो हवा गर्म होगी और वो ऊपर उठेगा जिससे अपवर्ड राइजिंग वाइंड क्रिएट होगा। दिस वाइंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स दे वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। जब ये ऊपर जाता है उठ करके तो फिर ऊपर जाने के बाद पता है हम लोग को ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से वो पृथ्वी पे आ जाता है। तो ये जो स्विफ्ट मोमेंट है फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट का, ऊपर जाना, राइजिंग होना, फिर वहाँ से नीचे ज़मीन पे आना, तो आपने सुना होगा कि उस दौरान में कभी कभी लाइटनिंग एंड साउंड भी क्रिएट होता है एंड दिस इज इवेंट दैट वी कॉल थंडर स्टॉर्म। जैसे कि आप लोग कभी कभी बारिश होती होगी तो लाइटनिंग होता है, बिजली चमकती है और बहुत ही लाउड सा आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो यही थंडर स्टॉर्म कहलाता है। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। लाइटनिंग के बारे में आप लोग को अगले नेक्स्ट क्लास में 8-9 वगैरह में पढ़ना होगा, ठीक है। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स दिए हैं, आई थिंक इसे पढ़ लेना चाहिए। इफ ए स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। जब लाइटनिंग वगैरह या फिर जोर से लाउड साउंड हो रहा हो बारिश पड़ने के साथ साथ, तो उस टाइम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहला तो डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। कोई पेड़ जो है उसके नीचे शेल्टर मत लो। इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। बहुत बड़े जो पेड़ हैं उसके नीचे कभी मत खड़ा हो, अगर जंगल में हो तो। जरूरत है तो छोटे पेड़ के नीचे खड़ा हो जाओ या फिर जमीन जहाँ पे कि आसपास में कोई बड़ी बिल्डिंग्स या पेड़ वगैरह नहीं हो वहाँ पे खड़े हो जाओ। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए मेटालिक इंड। वैसे छाते का सहारा मत लो जिसका कि इंडिंग जो है वो मेटल का बना हुआ हो। कोई खिड़की के पास मत बैठो। ओपन ग्रास, स्टोरेज से, मेटल सेड आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। एक कार या बस में हो तो इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, तो उसके अंदर आप आराम से बैठ सकते हो। इफ़ यू आर इन ए विंटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। अगर आप इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो तो गेट आउट, तो उससे बाहर निकल जाओ। और घर में हो तो मतलब घर में चले जाओ। अगर पानी में स्विमिंग पूल वगैरह में कहीं पे भी हो तो वहाँ से निकल जाने के लिए बोल रहा है। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स है जिसे आपको फॉलो करने चाहिए थंडर स्टॉर्म के टाइम पे। अब ये थंडर स्टॉर्म जो है वही साइक्लोन का रूप लेता है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ ए थंडर स्टॉर्म्स बिकम ए साइक्लोन। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में वाटर रहता है उसको वेपर फॉर्म में बढ़ने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, दैट मीन्स उसको गर्म करना पड़ता है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसन टू लिक्विड। क्या जब वो कंडेंसन होकर वेपर फिर से लिक्विड बनता है तो क्या जो हीट हमने एब्जॉर्ब वो लिक्विड से वेपर बनने में किया था वो हीट वो वापस देता है। कैन यू रियली एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आई थिंक नहीं ही सोचा होगा।
बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है दैट मीन्स नीचे में जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपर बनता है। When water vapor changes back to liquid form and rain drops, this heat is released to the atmosphere। और जब यही जैसे कि ये वाटर है इसे हमने गर्म किया, ठीक है, फ्लेम है, तो ये वेपर बन के ऊपर गया, यहाँ पे बादल बना, अब यहाँ से फिर ये ड्रॉपलेट बना और नीचे ज़मीन पे आया, तो यहाँ पे इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और जब ये बादल से ये ज़मीन पे आ रहा है ड्रॉपलेट बन के तो ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, दिस साइकिल इज रिपीटेड। ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होते रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग अराउंड इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। अगर वेदर का कंडीशन ऐसा है तो हम लोग कहते हैं कि भाई साइक्लोन आ गया। फैक्टर्स लाइक वाइंड स्पीड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो वाइंड स्पीड है, वाइंड डायरेक्शन हवा का डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, नमी है, ह्यूमिडिटी है, ये सब डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। इन सब के वजह से साइक्लोन डेवलप्ड होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझा रहा है, यहाँ पे एक साइक्लोन का इमेज दिया हुआ है ऐसे करके, इसको चक्रवाती तूफान भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन दिया हुआ है 8.1 में, पिक्चर के माध्यम से बता रहा है। रेजिंग वाटर कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन की मदद से कैसे समुद्रों में जो पानी का स्तर है वो ऊपर उठ रहा है वो आपको इसमें दिखाया हुआ है। तो ये तो फॉर्मेशन की बात हो गई। अब कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स की वजह से क्या क्या होता है, तो साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा विध्वंस मचाते हैं। ये आने के बाद स्ट्रॉन्ग वाइंड्स पुश वाटर टुवर्ड द शोर इवन इन द स्टॉर्म इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। मतलब किनारे जो समुद्र के होते हैं वहाँ से जो पानी की उठता है साइक्लोन के टाइम में वो 100 किलोमीटर्स तक चला जाता है। दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये एक इंडिकेटर होता है भाई कि अब साइक्लोन और भी तेज़ी से आने वाला है। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। तो वाटर की जो तरंगे होती हैं साइक्लोन के फलस्वरूप, जो समुद्री तरंगे उठती हैं पानी की, तो वो मतलब इतना होता है कि कोई भी पर्सन उसको नहीं सह पाता है, मतलब उससे बाहर नहीं आ पाएगा। The low pressure in the eye lift water surface in the center. The rising weight water may be as high 3 to 12 मीटर exactly। जब समुद्र से पानी की लहरें उठती हैं तो 3 से 12 मीटर ऊंचाई तक उठती हैं, ठीक है। और ये कैसी दिखती है, इट अपेयर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड द शोर। लगता है जैसे कि वाटर का मतलब कुआं जो है वो मूव कर रहा है किनारों पे। एज अ रिजल्ट द सी वाटर इंटरेस्ट द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे वो पानी चला जाता है। कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सिर्फ मनुष्य तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते ही हैं और उसके साथ साथ जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो भी ख़त्म हो जाता है। कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन ऑफ फ्लड सिचुएशन, और चूंकि बारिश भी कंटिन्यूसली अगर होती हुई रहेगी तो फ्लड का भी सिचुएशन आ जाता है। High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones, and other communication system, trees, etc., causing tremendous loss of life and properties। तो बहुत सारी हानियाँ होती हैं जब साइक्लोन्स आते हैं। यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि साइक्लोन इज नन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट। साइक्लोन का नाम, जैसे कि अभी भी साइक्लोन आता है, जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्री इलाकों के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो बराबर ये जो है साइक्लोन से गुजरते हैं। तो ये साइक्लोन इज नन इन वेरी डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में भी इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए हुए हैं। टॉर्नेडो आने पे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आई सॉ द कुड कमिंग द टायर टू द शेल्टर इनसाइड बट एज सुन एज आई रिच्ड फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, आई वर नॉट हर्ट एट ऑल। After the storm, we had to clean the debris from the wet field we picked up। मतलब स्टॉर्म जो आता है, सॉरी जो साइक्लोन आता है, टॉर्नेडोज वगैरह जो आते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि अगर आप रूम के अंदर हो तो शेल्टर इन रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। अंडरग्राउंड हो जाओ भाई, विंडोज़ वगैरह मत खोलो। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडो, खिड़की को बंद कर लो। एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, एक टेबल के नीचे बैठ जाओ।
workbench where debris cannot reach. One has to bow down of knees protecting head and देखो यहाँ पे जैसे ये बैठा हुआ है ना, क्या करना है, घुटनों के बल बैठ जाना है, सर को नीचे ज़मीन से लगाना है और अपने हाथ को सर के ऊपर रखना है और टेबल वगैरह जो भी है उसके नीचे बैठना है। तो ऐसा करना है जब टॉर्नेडोज वगैरह आते हों, साइक्लोन वगैरह आते हों तो उस टाइम पे। अब थोड़ा सा हम लोग टॉर्नेडो के बारे में पढ़ते हैं। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, हमारे देश में ये बराबर नहीं होता है। ए टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रिचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये लगता है जैसे कि स्काई है तो वहाँ से फनल के शेप में ऐसे ज़मीन पे आ रहा है, ऐसा दिखता है ये। मोस्ट ऑफ द टर्नेडोज आर वीक, मोस्टली ये वीक ही होते हैं। वायलेंट टर्नेडो जो होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन, साइक्लोन जिस टाइम आते हैं उसी टाइम पर टॉर्नेडोज भी होता है। द होल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में तो मोस्टली होता ही रहता है साइक्लोन। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल, जो वेस्ट कोस्ट होते हैं ना, वेस्ट तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये कम मात्रा में होता है। अब है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए जब साइक्लोन आता हो। ए साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द, एक सेकेंड, गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड, मतलब कि न्यूज़ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है कि भाई साइक्लोन आने वाला है, आप लोग सब लोग सेफ हो जाओ। तो जो भी फिशरमैन वगैरह हैं जो समुद्री इलाकों में जैसे शिप्स वगैरह पे वर्क करते हैं, उन सब के लिए ये अच्छा होता है कि उन्हें पहले से ही पता रहता है कि अब हमें सेफ रहना है। Construction of cyclone shelter in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to the safer place। एक मतलब जिस एरिया में साइक्लोन आने की संभावना ज़्यादा होती है तो उसके आसपास में ऐसे शेल्टर्स बनाए जाते हैं कि वो एरिया अगर डैमेज हो जाए तो वहाँ से लोगों को उठा करके उस सेफ प्लेस पे रखा जाए। अब है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स। हम लोगों को क्या करना चाहिए अब, तो हमें जो सरकार के द्वारा टीवी रेडियोज़ वगैरह के माध्यम से वार्निंग दी जाती है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट एंड एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स etc टू सेफर प्लेसेज। अगर ऐसी वार्निंग आ रही है कि भाई साइक्लोन आने वाला है तो हम लोग को जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, जो भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान है उसको सेफ प्लेस पे पहले से ही पहुंचा देना चाहिए। ड्राइविंग करना रोड पे अवॉइड करना चाहिए, पानी में खड़े होना अवॉइड करना चाहिए। एज फ्लोर में हैव डैमेज एंड रोड्स एंड कीप रेडी टू फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस, जितने भी हैं उसके फ़ोन नंबर्स आप रेडी रखो, जैसे कि पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, इनका फ़ोन नंबर आप पहले से ही नोट करके रख लो। कुछ अदर प्रिकॉशंस भी हैं लेने, जैसे कि डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। तो अगर साइक्लोन आ गया आपके क्षेत्र में और आप वहाँ पे रह रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो उस टाइम में आपको जो एरिया है वहाँ का पानी नहीं पीना है क्योंकि वो सेफ नहीं हो सकता है। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन, जितने भी पावर लाइंस गिर गए हैं साइक्लोन की वजह से उनको नहीं टच करना है और गीला जो स्विच वगैरह है उसको टच नहीं करना है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर फन, बाहर मौज मस्ती के लिए मत जाओ। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, आप इतना मतलब ऐसी ऐसी डिमांड्स रेस्क्यू फोर्सेज के सामने मत रखो जो कंप्लीट करना उस टाइम पे नेसेसरी नहीं है। और जितने भी नेबर या फ्रेंड वगैरह हैं तो उनसे आप कोऑपरेट करके रहो। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट कंट्री, coastal residents may had less than a day to prepare or evacuate their homes from the oncoming cyclone. The world today is very different thanks to satellite and radars on cyclone alert। मतलब ये कह रहा है कि पहले के ज़माने में इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, हमें पहले से पता नहीं होता था कि भाई साइक्लोन आने वाला है। लेकिन आजकल जो स्थिति है कि बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप कर चुका है और हमें पहले से ही पता चल जाता है, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉच वगैरह 48 आवर पहले से ही हमको पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है और हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन वार्निंग इज 24 आवर्स इन एडवांस, 24 घंटे पहले से ही आपको एडवांस में वार्निंग दे दिया जाता है, ठीक है। अलर्ट 48 घंटे पहले दिया जाता है और वार्निंग जो है वो 24 घंटे पहले दिया जाता है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट, कोस्टल एरियाज में साइक्लोन की जब स्थिति आने वाली है तो आधे से 1 घंटे के अंतराल पे हमेशा ये मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि भाई आप सेफ हो लो, ऐसा कंडीशन अभी आने वाला है।
और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉपरेट करते हैं साइक्लोन रिलेटेड जो डिजीज़ वगैरह हैं उसमें भी वो कॉपरेट करते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो चुकी है। तो यही था इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो है कीवर्ड्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।